सभी भाई बहनों को मेरा नमस्कार है। आप सभी का हमारे चैनल लाइफ सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस क्लास में एसएससी में पूछे गए मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं, जो कि रीट, यूपी टेट, सी टेट, एलटी ग्रेड, अन्य जीके से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलो क्लास शुरू करते हैं। कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? नंबर ए अमेरिका, नंबर बी यूके, नंबर सी सोवियत संघ, नंबर डी इनमें से कोई नहीं है। भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए थे? तो वह लिए गए थे अमेरिका के संविधान से। कहाँ से? जो मूलभूत अधिकार हैं अमेरिका के संविधान भाग 3 से लिए गए थे, जबकि भारत का संविधान सबसे बड़ा और सबसे लिखित संविधान माना जाता है। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार अमेरिकी संविधान से लिए गए थे। वर्तमान में हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार वर्णित हैं, जबकि पहले 7 मौलिक अधिकार थे, जिसमें से विविध अधिकार को हटा दिया गया था। अब वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? नंबर ए संविधान के उल्लंघन के विरुद्ध संरक्षण, नंबर बी केंद्र और राज्यों के बीच विवाद, नंबर सी राज्यों के बीच परस्पर विवाद, नंबर सी मूल अधिकारों का संरक्षण। तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के जो अधीन आता है, वो मूल अधिकारों का जो संरक्षण है वह उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है। मूल अधिकार जो हैं अमेरिका से लिए गए थे, यह भाग 3 में वर्णित हैं। अगला प्रश्न है कि प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4 या 5? तो प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो वह 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। कितने? प्रारंभ में जो थे 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, जिनमें से अब एक को हटा दिया गया है। वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं, जो अमेरिका से भाग 3 से लिए गए हैं। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। कि भारतीय संविधान के द्वारा प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, किंतु 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के
मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। किसमें? 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अब मौलिक अधिकार 6 ही मौलिक अधिकार हैं, जिनमें है नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, नंबर डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 4 नंबर 5 संस्कृति तथा शिक्षा का अधिकार, नंबर 6 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। किसका? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो इस तरह से अब वर्तमान में 6 ही मौलिक अधिकार हैं। 7वें मौलिक अधिकार संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी मूल अधिकार दिए गए हैं? भाग 2, भाग 1, भाग 4 या भाग 3 में है। तो गारंटी मूल अधिकार जो दिए गए हैं वह भाग 3 में मूल अधिकार वर्णित हैं, जबकि भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया है और भाग 4 में नीति निर्देशों का वर्णन किया गया है, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं और मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि भारतीय संविधान के अध्याय 3 भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत जनता के गारंटी मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है, जबकि भारतीय संविधान के अंतर्गत भारत के भाग 1 के अंतर्गत संघ और उसका राज्य, भाग 1 में संघ और उसके राज्य का वर्णन किया गया है, भाग 2 में नागरिकता और भाग 4 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है, जो कि आयरलैंड से लिए गए हैं। यह सभी प्रश्न जो हैं परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इस क्लास को बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें। और यह सभी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे गए ही प्रश्न हैं, इसलिए ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें एवं सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? नंबर ए अनुच्छेद 12 से 18 में, नंबर बी 19 से 22 में, नंबर सी 23 से 28 में, नंबर डी अनुच्छेद 29 से 50 में। तो जो स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह है 19 से 22 तक अनुच्छेद में स्वतंत्रता के अधिकार को वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है कि संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकता है? संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला
सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। नंबर ए धारा 32, नंबर बी धारा 28, नंबर सी धारा 29, नंबर डी धारा 31। तो संविधान के किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्च न्यायालय में उठा सकता है? तो वह है धारा 32। धारा 32 के तहत कोई भी व्यक्ति अगर मूलभूत अधिकारों का हनन किया जाता है तो वह उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। इनके मूलभूत बिंदुओं को देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद धारा 32 के प्रावधानों के तहत देश का कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। यह व्यक्ति का मूल अधिकार है और इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? कोई उच्च न्यायालय, कोई उप न्यायालय, जिला न्यायालय या प्रशासनिक अधिकरण। तो एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है? तो वह की जाती है कोई उच्च न्यायालय के द्वारा एक रिट जारी की जाती है। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के द्वारा एक रिट जारी की जाती है। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि रिट जारी करने का जो अधिकार है वो केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। किसको? जो रिट जारी करने का जो अधिकार है वह केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय का अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करता है। किसके तहत? 226 के तहत उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय 226 के तहत अपनी रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है? नंबर 1 बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर बी अधिकार परीक्षा, नंबर सी प्रतिदेश, नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जो न्यायिक आदेश है जो उच्चतर न्यायालय एक निम्नतर न्यायालय को जारी करता है वह है प्रतिदेश। कौन सा? प्रतिदेश जो है उच्चतर न्यायालय को जारी करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का आधार है? नंबर 1 परमादेश, नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, नंबर सी अधिकार परीक्षा, नंबर डी उत्प्रेषण। तो निम्न में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? तो वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा किसी अवैध रूप से
तो व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। अतः यह निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है? नंबर ए, संपत्ति की हानि। नंबर बी, अतिरिक्त कर की वापसी। नंबर सी, दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी। नंबर डी, भाषण की स्वतंत्रता का उल्लंघन। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी जो की जाती है तो यह दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी के दौरान की जाती है। जब पुलिस किसी को अवैध रूप से बंदी बना लेती है तो बंदी उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। अगला प्रश्न है कि किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय के द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर बी, परमादेश। नंबर सी, उत्प्रेषण लेख। नंबर डी, क्यों वारंट। तो किसी व्यक्ति के जो अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो जो अवैध तरीके से जब किसी व्यक्ति को बंदी बना लिया जाता है तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? नंबर ए, 5। नंबर बी, 4। नंबर सी, 3। नंबर डी, 2। तो भारतीय संविधान में जो कितने प्रकार के न्यायिक आदेश माने गए हैं तो वह 5 प्रकार के न्यायिक आदेश माने गए हैं। कितने? 5 प्रकार के जो हैं वो न्यायिक आदेश माने गए हैं। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय को मौलिक अधिकारों को प्रतिवर्तित कराने के लिए तथा उच्च न्यायालयों को अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकार व अन्य विविध अधिकारों को प्रवर्तित कराने के लिए 5 प्रकार के रिट जारी किए जाते हैं। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर बी, परमादेश। नंबर सी, प्रतिदेश, उत्प्रेषण और 5वां है अधिकार प्रक्षा। तो यह ध्यान रखा जाए तो अनुच्छेद 32 के तहत तो उच्चतम न्यायालय को और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय में इनको रिट जारी 5 प्रकार से कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? नंबर 1, परमादेश। नंबर बी, प्रतिदेश। नंबर सी, व्यादेश या नंबर डी, निषेध। तो भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की व्यवस्था है वह नहीं की गई है? तो यह सी और डी, इसमें 2 हैं। इन व्यादेश और निषेध रिट की व्यवस्था नहीं की गई है, जबकि परमादेश और
देश की व्यवस्था की गई है और इनकी व्यवस्था नहीं की गई है। अगला प्रश्न है, इनके महत्वपूर्ण बिंदु हैं जैसे कि मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है। वह है नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बना लिया जाता है तो हम बंदी प्रत्यक्षीकरण का प्रयोग रिट जारी करते हैं। नंबर बी है परमादेश और नंबर 3 है प्रतिदेश। नंबर 4 है अधिकार परीक्षा और नंबर 5 है उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। तो जैसे कि ऊपर यह कई बार रिपीट हो चुका है कि उच्चतम न्यायालय के द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिदेश, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं। 1, 5, 7 या 11। तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं। वह है 5 प्रकार के प्रादेश जारी किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपनी कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तो कौन सी रिट जारी की जाती है। नंबर 1, बंदी प्रत्यक्षीकरण। नंबर बी, परमादेश। नंबर सी, प्रतिदेश। नंबर डी, अधिकार परीक्षा। तो जो यह रिट जारी जब की जाती है परमादेश जो है तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई भी सार्वजनिक अधिकारी अपने कानूनी दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है तो इस व्यक्ति के लिए परमादेश रिट जारी की जाती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण जब किया जाता है जब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से बंदी बना लिया जाता है तो उसके लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है। महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि परमादेश, इसका अर्थ है आदेश देना। परमादेश का मतलब है पर माने किसी और को आदेश देना। इसमें किसी व्यक्ति, निगम, कनिष्ठ न्यायालय, सरकार या किसी लोक प्राधिकारी को कोई काम करने का निर्देश दिया जाता है। इसका उपयोग ऐसे अधिकारी के विरुद्ध किया जाता है जिसने सार्वजनिक कर्तव्य करने से इनकार कर दिया हो या विफल हो, तब यह परमादेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी याचिका परमादेश कोर्ट के द्वारा किसी सरकारी अधिकारी को उसके आधिकारिक कार्य करने के लिए दी जाती है। निम्नलिखित में से
कौन सी याचिका परमादेश कोर्ट या किसी सरकारी अधिकारी को उसके अधिकारी कार्य करने के लिए दी जाती है? नंबर ए प्रतिदेश, नंबर बी परमादेश, नंबर सी अधिकार प्रक्षा, नंबर डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो यह किसी अधिकारी को कार्य करने के लिए जो आदेश दिया जाता है वह परमादेश के तहत दिया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है? नंबर एक उत्प्रेषण लेख, नंबर बी परमादेश, नंबर सी निषेधाज्ञा, नंबर डी अधिकार प्रक्षा। तो कौन सा न्यायिक आदेश उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए अधिकार प्रक्षा रिट जारी की जाती है? कौन सी? किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए अधिकार प्रक्षा रिट जारी की जाती है, जबकि परमादेश जब कोई सरकारी अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करता है तो उसे परमादेश रिट जारी की जाती है। इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि अधिकार प्रक्षा आदेश को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को किसी सार्वजनिक कार्यालय पर अधिकार करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। अतः यह किसी व्यक्ति के द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा अनुकूल नहीं है? अनुच्छेद 14 विधि के अनुसार समानता, अनुच्छेद 16 समान अवसर, अनुच्छेद 17 उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 सैनिक उपाधियों की अनुमति। तो उनमें से कौन सा जोड़ा है जो अनुकूल नहीं है? वह है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के तहत उपाधियों का अंत नहीं किया जाता है, बल्कि अनुच्छेद 17 में अपदृश्यता का अंत किया जाता है, जबकि अनुच्छेद 14 समानता की बात करता है, अनुच्छेद 16 समान अवसर की बात करता है और अनुच्छेद 18 के अंतर्गत सैनिक उपाधियों की अनुमति दी जाती है। इनके महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में अपदृश्यता का अंत का प्रावधान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के समापन का प्रावधान है, परंतु विशेष परिस्थिति में राज्य को सैन्य या शैक्षणिक विशिष्टता में उपाधि देने का भी प्रावधान है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार में कहा गया है कि सभी लोगों को देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा? नंबर 1 समानता का अधिकार, नंबर बी स्वतंत्रता का अधिकार, नंबर सी शोषण के विरुद्ध अधिकार,
नंबर डी, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो देश का कानून बराबर सुरक्षा प्रदान करेगा, यह समानता के अधिकार में कहा गया है। ये के महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं कि अनुच्छेद 14 के तहत राज्य दायित्वाधीन है, वह किसी व्यक्ति को भारतीय राज्य क्षेत्र में विधि के समता और समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा, अर्थात भारत में सभी व्यक्तियों को विधि के समता और विधियों का समान संरक्षण प्राप्त है। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और ऐसे ही निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए शाम को 8 बजे और शाम को 6 बजे हिंदी साहित्य की निरंतर प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अन्य लोगों को भी शेयर करें। धन्यवाद।